गैंग्स ऑफ वासेपुर ने आपकी जिंदगी में क्या रोल प्ले किया? जिंदगी बर्बाद कर दी है मेरी, और क्या। 13 साल से बॉम्बे में पड़े हुए कुछ कर ही नहीं पाए। मरहूम इरफान भाई और तिमांशु दुलिया मेड फॉर ईच अदर थे। जरूरी थोड़ी है कि डायरेक्टर का फेवरेट एक्टर ही हो, कितने बार एक्टर का फेवरेट भी डायरेक्टर होता है। नवाज अगर फेवरेट है अनुराग कश्यप के, तो नवाज ने वो जगह बनाई है। नवाज भाई मेरे लिए तब भी नवाज भाई थे, और नवाज भाई आज भी मेरे लिए नवाज भाई हैं। बस फर्क इतना हो गया कि आज उनके पास वाकई समय नहीं है। विक्की कौशल के पास आज बहुत ज्यादा बिजी है ये सबको अपनी अपनी लाइफ में, तो वो अलग चीज है। पर जब हम मिलते हैं तो हम वसीम मिलते हैं जैसे हम मासूम मिलते हैं। So, hello and welcome Zishan Kazi, welcome to E Times. क्या हाल है? हाय 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 इमरान, हाउ आर यू? बढ़िया यार, दिल्ली आया हुआ हूँ, ठंड लग रही है बहुत। ओके, तो हम बेड से निकलने का मन नहीं कर करेंगे रहा। आपसे इस शो में काफी चीजों के बारे में बात करेंगे, बट स्टार्ट हम इस चीज से करते हैं कि यू आर सीजन 2 जो आपका रीसेंट वेब सीरीज है सोनी लिव पर। पहले उसके बारे में कुछ बात करते हैं। आपका कैरेक्टर काफी अप्रिशिएट किया गया, ऑडियंस को भी पसंद आ रहा है। मेरा क्वेश्चन ये है कि किस तरह आप इस चीज को एंजॉय कर रहे हो। द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कैसा लगा जब आप वेटरन लोग के साथ में काम करते हो, जिमी शेरगिल सर, गुलशन सर, माही, क्या एक्सपीरियंस रहा है इन ऑल, इन टोटल एक पैकेज में बताइए। इमरान, सबसे पहले तो रिस्पांस बहुत अच्छा। आने से पहले क्या होता है कि सेट पे जब हम लोग शूट कर रहे होते हैं ना, तो ही रिस्पांस समझ में आ जाता है कि रिस्पांस क्या आने वाला है। जब आपके डायरेक्टर्स और जो साथ में को एक्टर्स उनके रिएक्शन से ही समझ में आ जाता है, तो एक तो आप वहीं पे खुश रहते हो कि यार चलो ठीक है, परफॉर्मेंस जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को पसंद आ रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब जब शो रिलीज हुआ और जिस तरीके से लोगों को कॉल आना शुरू हुआ कि तो वो बहुत अच्छा लगा, वो बहुत मजा आया। इवेंचुअली द मेकर्स जो थे उनका ये था कि यार मुझे लगता है यार थोड़ा सा और तुम्हारा लिखना चाहिए था, हम लोगों से थोड़ा सा लगता है कि छूट गया, थोड़ा और रहना चाहिए था तुमको। तो यू नो दीज काइंड ऑफ थिंग्स कहीं ना कहीं बूस्ट अप करता है आपको एनर्जी पे। एंड जिमी भाई के साथ मैंने स्क्रीन शेयर किया है, दो तीन सीन्स थे मेरे जिमी भाई के साथ। मगर उसके अलावा अगर बात करूं तो गुलशन सर के साथ मेरा नहीं था कोई भी स्क्रीन शेयर वाला कोई सीन नहीं था। हालांकि ऑब्वियसली बैटमैन का कौन फैन नहीं है चाहता बिल्कुल था, पर ऐसा कुछ था नहीं उसमें। माही के साथ इंटरेक्शन हुआ मेरा, क्योंकि एक सीन है जिसमें कोर्ट रूम में मैं भी हूँ और माही भी है, तो वहाँ पे हंसी मजाक मस्ती चली। मगर सीन में ऐसा कुछ भी नहीं था कि जहाँ पर हम लोग इंटरेक्ट करते हैं। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस मुझे बड़ा मजा आया। अब लेट्स सी सीजन 3 अगर होता है तो क्या होता है, बिकॉज इट्स अ रीमेक ऑफ इजराइलियन शो। तो बेसिकली वो दो ही सीजन है तो ये 2 सीजन तो हो गया। थर्ड सीजन अगर हम अपना कुछ इंडियन मसाला डाल के बनाए तो इतने बनो। बट बात करें तो जिशान, ओटीटी प्लेटफॉर्म में काफी लोगों को काफी सराहा है, काफी लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अपना टैलेंट दिखा रहे हैं। काफी ओटीटी प्लेटफॉर्म एक इस तरह से कह सकते हो कि एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे न्यू टैलेंट भी अपना टैलेंट दिखा सकता है, और जो पुराने एक्टर्स है वो रीइन्वेंट कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म को लेकर। तो मुझे जानना है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म एज एन एक्टर आपको क्या लिबर्टी देता है, इतना पावरफुल प्लेटफॉर्म आपको एज एन एक्टर क्या क्या लगता है इस प्लेटफॉर्म के बारे में? यार ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखो, not as only as an actor, as a producer, as a मेकर, आप पे प्रेशर बॉक्स ऑफिस का नहीं होता है। फर्स्ट चीज कि बॉक्स ऑफिस का प्रेशर है और इतने टाइम पे ही रिकवर हो जाए। बट इवेंचुअली उससे ज्यादा प्रेशर ये होता है कि भाई आजकल इतने शोज बन रहे हैं और ऐसे ऐसे मेकर्स आ गए हैं कि कंपटीशन बढ़ गया है। तो जो ट्रू कलर है, मतलब वो चीज सामने है कि भाई आपका टैलेंट सामने दिख जाएगा, यू विल बी एक्सपोज वंस यू आर आउट, है ना। तो अब बातें करने से का वक्त गया, अब करके दिखाने का वक्त आ गया है। तो आप इसलिए देखोगे कि आजकल जितने जो एक्टर्स हैं, जो मतलब प्योर, जिनको हम कहते हैं कि यार गोल्ड हैं ये लोग, वो जब आते हैं परफॉर्मेंस करने तो आपको उतना ही मजा आता है ना उस सीरीज को देखने में, उस चीजों को देखने में कि हाँ यार ये मजा आ गया परफॉर्मेंस देखने में। एग्जाम्पल के तौर पे आप सेक्रेट गेम्स ले लो या पाताल लोक ले लो, या इस तरह की जो जब आप सीरीज आप देखते हो तो आपको फिर समझ में आता है, वैल्यू समझ में आती है उस एक्टर की। सही बात है।
तो खुल खुल के खेलने को मिल रहा है बेसिकली। मेरी लैंग्वेज में खुल के खेलने को मिल रहा है, आप काफी खेलो। सही खेलने मिल रहा है, राइट, सही बात है। बात आपकी सही है, बिकॉज ये जो वेव ऑफ सिनेमा है, काफी लोग कंटेंट इस तरह कंज्यूम कर रहे हैं, पहले कभी किसी ने इस तरह का कंटेंट कंज्यूम नहीं किया, ऑडियंस काफी अप्रिशिएट कर रही है, काफी एंगेज करते हैं लोग ओटीटी राइट। प्लेटफॉर्म से। सो इस प्लेटफॉर्म के बारे में ऐसी क्या खासियत आपके हिसाब से है जो लोग इतना एंगेज कर पा रहे हैं? और अब सिनेमा भी खुल गया है, तो आपको लगता है ओटीटी और सिनेमा में के फिल्म्स और मूवी में बहुत ज्यादा डिफरेंस होने वाला है, या फिर सिनेमा में खाली एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंटेंट बनेगा, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे एक ऐसा कंटेंट बनेगा जहाँ पे लोग एंगेज पर्सनली कर पाए? आप इसको किस तरह देखते हो? यार सबसे पहले देखो, सिनेमा कभी भी वेब सीरीज के लिए जाना नहीं जाता है। ओटीटी आई है तो मेन जो उसका फोकस है वो वेब सीरीज पे है। पहली चीज तो ये जाती है। दूसरी बात है, सिनेमा का एक एक्सपीरियंस अलग होता है जाके देखना, और इट्स यू नो इट्स अ काइंड ऑफ अ फेस्टिवल फॉर एनीवन इन इंडिया, यू नो, टू गो एंड वॉच सिनेमा विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो वो एक एक्सपीरियंस अलग है, उसको मैं घर में बैठ के ओटीटी देखने से कभी कंपेयर नहीं कर सकता। दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। बट हाँ, ये है कि ओटीटी के आने से अगर ओटीटी अनुराग कश्यप और तिग्मांशु धूलिया के टाइम पे, अगर उस टाइम पे ये चीजें रहती, या आज अगर अनुराग कश्यप की वो फिल्में आ रही होती, तो चीजें कहीं और होती। ब्लैक फ्राइडे और गुलाल और हासिल जैसी फिल्में अगर आई होती तो आपको, दे हैव डन वंडर्स। जो जो कहीं ना कहीं हम जाकर के बाकी फिल्में देख कर चले आए, हुला ला लाहू, हुला ला लाहू थिएटर्स में, और ये सब फिल्में छूट गई, तो ये सब फिल्में नहीं छूटती। तो इस तरह के फिल्म मेकर्स, इस तरह के जो फिल्म मेकिंग है, उसके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। जो कि कितने बार आपको ये लगता है, जैसे मैं बहुत छोटी सी आपको बात बताता हूँ, मैं अपनी एक एक्सपीरियंस की बात बताता हूँ। हमने एक फिल्म बनाई थी हला हल, जो कि आपने प्रोड्यूस 2020 भी में की थी रिलीज हुई सर? थी। राइट। जी जी, राइटिंग की थी और प्रोड्यूस की थी। तो बहुत ही कम बजट की फिल्म थी, एक रोशनाव के साथ। अगर वो थिएटरिकल रिलीज होती तो मुझे नहीं पता कि वो क्या कर पाती, नहीं कर पाती। बट चूंकि वो ओटीटी पे आई, रोशनाव पे आई, रोशनाव के साथ साथ वो जियो इस पे भी आई, तो बस ये इस पे ऑडियंस ने खुल देखा, अप्रिशिएट किया, मजा आया, लोगों को देखने को मिला। तो इस तरह की फिल्म का रीच ज्यादा हो गया। मतलब थिएटर में कितने लोग ही देखते हैं, अब आप सोचो ओटीटी पे कितने लोगों ने देखा है। बराबर। आज फिल्म फेयर के में भी नॉमिनेटेड है फॉर वन ऑफ द बेस्ट फिल्म। हम्म। तो वो सारी चीजें हैं। चलो, अच्छी बात है। आपका नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है एक इश्क चलकाज। मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ या आप प्रोनाउंस करके बताइए? चकल्लस। छलस। इश्क चकल चकल्लस। चलस मतलब क्या है इस चीज का? मुझे ये जानना। इस फिल्म में आप एक आप एक काइंड हार्टेड लव पैशनेट बंदा प्ले कर रहे हो, जो आपके काफी कैरेक्टर जो आपने प्ले किए उससे टोटल ऑपोजिट है। तो मुझे इस पहले तो इस कंप्लीटली अपोजिट है। टाइटल का मतलब बताओ, और आपके इस रोल के बारे में बताओ। यार इसका टाइटल का जो मतलब है, वो मतलब इश्क में जो छोटी छोटी नोक झोंक होती है ना, चकल्लस का मतलब छोटी सी नोक झोंक चकल्लस। जो लाइफ में चलती रहती है। हाँ कि यार चकल्लस, बहुत चकल्लस है यार जीवन में। तो ये नोक झोंक बहुत है जीवन में, चीजों में ना। तो ये उस पे। और मेरा कैरेक्टर का नाम है देबू सिंह, जो कि एक ठीक ठाक पॉलिटिशियन स्टैब्लिश होना चाहता है, मगर है तो विलन, मगर वो विलन नहीं है, मोहब्बत में। तो वैसा मोहब्बत सा में। कैरेक्टर है, तो कोकी सा है। कोकी कोकी कैरेक्टर्स हैं, देखते हैं कितना अच्छा अच्छा पुल ऑफ कर टैगलाइन है, पाता हूँ। मोहब्बत में ट्राई तो कर रहा हूँ। विलन। चलो, सही बात है। बट आपके करियर को देखा जाए तो आपने काफी काफी चीजें डिफरेंट की है। जैसे बहुत सारी हैट्स आपने डॉन किए। जैसे आप डायरेक्टर बन चुके हो, आप राइटर रह चुके हो गैंग्स ऑफ वसेपुर के ऊपर, आपने एक फिल्म भी प्रोड्यूस की, आपने कहा हलाल करके। एंड एक और फिल्म आपने शायद डायरेक्ट भी की है जिसका नाम है मेरठिया गैंगस्टर। एम आई राइट? हाँ जी, हाँ जी। ओके, तो मुझे मेरा यस। क्वेश्चन ये है आपसे कि इन सब चीजों में आपको सबसे ज्यादा करने में पसंद क्या आता है? और पार्ट बी, क्या ये सब करना जरूरी है इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के लिए, कि आपको डिफरेंट स्किल्स भी आना चाहिए? अगर डिफरेंट स्किल्स आना चाहिए और जरूरी है इंडस्ट्री में, तो कितने एक्टर घर जा चुके होते कपड़ा बांध के। ऐसा नहीं है। अपने अपने चॉइस की बात है। या फिर देखिए, ये जितनी चीजें इसमें, आप प्रोडक्शन को अगर आप हटा दो, तो बाकी तो चीजें आपके हाथ की क्रिएटिविटी, आपको क्या चीजों का क्राफ्ट आपको आता है, किस चीजों का क्राफ्ट आप करते हो, तो लोगों को पसंद आता है, लोग अप्रिशिएट करते हैं। तो जब मैंने करियर स्टार्ट किया था, तो मैंने एज अ राइटर एक्टर शुरू किया था गैंग्स ऑफ वसेपुर से। गैंग्स ऑफ वसेपुर के बाद मुझे अपॉर्चुनिटी, फिर मैंने एक दो फिल्में लिखी, ओ वुमनिया, मैडम जी, जो कि कहीं ना कहीं बनी ही नहीं, रिलीज नहीं हुई, बनी ही नहीं। मतलब उसी दौरान मुझे ऑफर आया कि यार एक फिल्म तुम डायरेक्ट करो और साथ में प्रोड्यूस भी करो, और राइटिंग की भी थी वो फिल्म। तो हालांकि वो फिल्म, ऐसा डायरेक्टर मैंने बहुत सारे लोगों को अप्रोच किया था
डायरेक्टर्स में, जिनको पसंद भी थी, वो करना भी चाहते थे, मगर फिर उनके भी कमिटमेंट्स दूसरे तीसरे थे। उसी टाइम पे ये हो गया कि भाई साथ में प्रतीक ग्रुप्स जुड़ गए जो बिल्डर्स थे, तो उन्होंने बोला कि भाई आप कर लो। तो मैंने बोला ठीक है मैं कर लेता हूँ। तो मेरे इंडिया गैंगस्टर उस तरीके से मेरे झोली में आके गिर गया एज अ डायरेक्टर। उस टाइम पे मैंने डायरेक्ट किया, और चूंकि थिएटर का बैकग्राउंड या एफटीआई या एनएसडी का बैकग्राउंड मेरा नहीं रहा है, जितना सीखा उसी टाइम पे इंडस्ट्री में सीखा, तो ये पता था मुझे क्या कहना है, मगर कैसे कहना है मैं उस टाइम पे भी बहुत सारी चीजें थी। नए डीओपीज, नए सारे जो टेक्नीशियंस थे वो सारे नए नए आए थे, बहुत इमेच्योर सी टीम थी उसमें हम लोगों ने बनाई। अनुराग सर को बताया कि यार ये फिल्म बन गई है, उन्होंने देखने से ही मना कर दिया मुझे, भैया तुम लोग बहुत जल्दी में, मुझे फिल्म ही नहीं देखनी तुम लोगों की। फिर मेरा एक दोस्त है वासन, वासन बाला ने फिल्म देखी, तो वासन ने फिर कॉल करा अनुराग सर को, बोला कि यार आपको फिल्म देखनी चाहिए, बहुत अच्छी बनाई है। फिर उन्होंने मंगवाया, डीवीडी मंगा के फिल्म देखी, तो फिर वो एज अ प्रेजेंटर भी आ गए। फिर उन्होंने फिल्म को थोड़ा एडिट भी किया। फिर उन्होंने बोला भी कि वासीपुर 3 अगर तुझे करना था तू कर ले। वासीपुर 3 मुझे मिली नहीं, मतलब मैंने की नहीं। उसके बाद मुझे मुझे कोई स्टोरी ही नहीं मिली, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया कि मैं अभी क्या करूं नहीं करूं। तो ये चीजें थी, मगर मुझे इन चीजों में मजा आने लगा, और मुझे ज्यादा मजा आने लगा बिहाइंड द कैमरा। उसके बाद फिर मैंने लव रंजन के लिए एक फिल्म लिखी थी, छलांग, जो लास्ट ईयर रिलीज हुई थी अमेजोन प्राइम पे। उसके बाद फिर मैंने एक सीरीज लिखा था भूतपूर्वा, जो Z5 पे आया है। तो इवेंचुअली इसको प्रोड्यूस किया था, लिखा था, और फिर डायरेक्ट भी किया था उसे भी। और फिर अभी हलाहल को राइटिंग और प्रोडक्शन किया है अभी। एक दो तो मजा किस में आता है? कॉल्स। शायद मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको इन सब चीजें करने में मजा किस में आया, और या फिर ये इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के लिए आपको एक दूसरा ऑप्शन रखना जरूरी होता है बैक ऑफ द माइंड के, यार मुझे ये भी चाहिए करना। नहीं यार, सरवाइव सरवाइव करने के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि आपको दूसरा ऑप्शन रखना। आप ये है ना, लोग एक चीज करके भी सरवाइव कर ही रहे हैं, मगर चूंकि आप, मैंने करियर जैसे आपको बताया, मैंने शुरू ही किया था कि करियर मेरा शुरू हुआ एज अ राइटर। करेक्ट, राइटिंग करी वासेपुर की, तो मुझे ब्रेक मिला एक्टिंग में। तो कहीं ना कहीं जब आप राइटर रहते हैं तो आपका भी विजन रहता है ना स्टोरी टेलिंग का, कि यार मैं भी एक स्टोरी कहूंगा अपने हिसाब से, तो एक वो चीज होती है मजा। भाई अगर मैं, मुझसे कोई पूछ रहा था कि पैसों पे लेके बात चल रही थी कि तुम इसमें क्या चार्ज करते हो, उसमें क्या चार्ज करते हो, उसमें क्या चार्ज करते हो, तो मैंने भी बोला कि यार एक्टिंग में तो मैं चार्ज करता हूँ, पर डायरेक्शन एक ऐसी चीज है जो शायद अगर मुझे पसंद आ जाए तो मैं अपने पॉकेट से ही पैसा लगा के बना दूंगा क्या कि यार ये करते हैं। तो वो एक अलग चीज है, वो अपने अपना एक अपनी कहानी को कहने का यार मजा ही अलग है। ओके, तो हम बात करते हैं गैंग्स ऑफ वसेपुर की, जो आपके लिए कहा जाता है एक स्टेपिंग स्टोन रहा है। काफी टाइम ऐसा होता है कि आप जो कैरेक्टर प्ले करते हो बहुत यादगार वो कैरेक्टर रहता है, और फिर काफी चीजें लोग आपको उसी तरह से अप्रोच करते हैं, उसी चीज में आपको देखना पसंद करते हैं। बट कभी ऐसा होता है कि आप उस कैरेक्टर को हेट करना शुरू कर दो, बिकॉज वही एक कैरेक्टर जिससे जिससे आप हमेशा कंपेयर रहोगे, या फिर लोग उसी कैरेक्टर को देख के आपको जज करेंगे, या फिर आप अप्रिशिएट करते हो, हाँ ठीक है मैंने वो किया है बट मेरा ये काम भी आप देखिए। किस तरह आप इस चीज को देखते हो? यार अगर मैं सिर्फ एक्टिंग एक्टिंग कर रहा होता तो शायद अभी तक मैं फ्रस्ट्रेट हो गया होता कि अबे तुम बाकी काम नहीं देखते क्या, तुम लोग बाकी भी तो देखो। पर चूंकि मैं इतनी चीजें करता हूँ तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लोगों का प्यार बहुत है मेरे लिए। लोग अगर मुझे डेफिनेट के नाम से अगर बुलाते हैं और प्यार करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। ज्यादा अच्छा तब लगता है जब कोई मुझे रोड पे चलते में बुला लेता है कि अरे तिवारी जी आपको देखा था बिच्छू के खेल में, अरे जगदा बाबू आपको देखा मैंने योर ऑनर में, तो ज्यादा अच्छा लगता है कि अच्छा चलो लोग ये भी देख रहे हैं। बात भी आपकी सही रही, बट इस कैरेक्टर को आप क्या कहना चाहोगे? इस गैंग्स ऑफ वसेपुर ने आपकी जिंदगी में क्या रोल प्ले किया? जिंदगी बर्बाद कर दी है मेरी, और क्या। 13 साल से बॉम्बे में पड़े हुए कुछ कर ही नहीं पा रहे। ओके, दैट्स अ बोल्ड स्टेटमेंट। सही भी कहा है आपने, बट कहीं कहीं ऐसा होता है आप एक साइड कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, कैरेक्टर कैरेक्टर एक्टर कहा जाता है आज की तारीख में उन्हें, काफी टाइम ऐसा होता है कि कैरेक्टर एक्टर जो प्रोटैगनिस्ट होता है उसकी शैडो में छुप जाते हैं, तो बट ये कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो काफी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होते हैं, वो क्या एक स्टोरी को सपोर्ट करते हैं। ऐसा क्यों होता है आपके दिमाग में कि ये कैरेक्टर आर्टिस्ट हमेशा उसके शैडो में रह जाते हैं? इज इट बिकॉज प्रोटैगनिस्ट से लोग ज्यादा ज्यादा कनेक्टेड होते हैं, या फिर ऐसा होता है, या फिर ऑडियंस खाली प्रोटैगनिस्ट को देखना चाहती है और साइड कैरेक्टर हमेशा साइड कैरेक्टर रह के चले जाएगा? आप इस चीज को किस तरह देखते हैं? आप किस रेफरेंस में ये बात इन कह रहे हैं, जनरल क्योंकि रेफरेंस इसमें बहुत तरह की। में काफी बड़े बड़े कैरेक्टर यार एक्टर्स हैं। इन जनरल में हमारा फोकस किस पे रहता है? हमारा फोकस प्रमोट करने पे किसको रहता है? हमारा फोकस मार्केटिंग टीम का किस पे रहता है? प्रोटैगनिस्ट पे रहता है ना, राइट। पोस्टर पे उसी का फोटो आ जाएगा, लोग
इंटरव्यूज उसके बारे में देंगे, उसके इंटरव्यूज लगातार कराए जाएंगे कि भाई हर जगह पे करो उसको 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 फिर बिल्ट इस तरह से किया जाता है कि ऑडियंस को भी लगता है कि यार इसकी वजह से हम शो देख रहे हैं या इसकी वजह से हम फिल्म देख रहे हैं, राइट। मगर उसमें अगर कोई कैरेक्टर आर्टिस्ट है जो काम अच्छा करके जाता है तो उसके नाम होता है, बिल्कुल होता है, लोग उसको ही पसंद करते हैं भाई। कितने बार ऐसा भी तो होता है ना, अब बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जहाँ पे मुझे रन फिल्म याद है जिसमें अपने विजय राज थे, मुझे विजय राज की जैसी फिल्म याद। ऐसा थोड़ी मैं अभिषेक बच्चन की फिल्में नहीं देखता या मुझे वो पसंद नहीं है, उनकी बहुत सी फिल्में हैं जो मुझे बहुत पसंद है, मगर उस फिल्म में स्पेशली मुझे विजय राज का काम इतना पसंद आया कि बाकी सब खत्म हो गया। भाई पोस्टर पे विजय राज तो थे नहीं, कैरेक्टर आर्टिस्ट थे वो जी। उसमें एक छोटा सा रोल है पंकज तिवारी का, जो आके पूछते पंकज त्रिपाठी उनसे पूछते हैं कि क्या खाए हो, कौवा बिरयानी खाए हो, तो ये तो कौवा बिरयानी है, वो याद रह जाते हैं आपको, कितना छोटा सा रोल है पंकज भाई का। बट मेरा क्वेश्चन ये था कि तो काफी टाइम ऐसा होता है कि इनको उस तरह का लाइमलाइट नहीं मिलता है, जिस तरह एक प्रोटैगनिस्ट को मिला जाता है। तो ये कैरेक्टर आर्टिस्ट के दिमाग में चलता क्या होगा कि मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूँ बट फिर भी मैं शैडो में रहता हूँ, ऐसा कुछ लाइमलाइट होता है? आप बताओ ना, लाइमलाइट कैसे मिलेगा इमरान? लाइमलाइट की जो बात है ना, मैंने आपको वही बोला, एक मार्केटिंग टीम लगती है पूरी, एक पीआर एजेंसी लग जाती है आपके पीछे पूरी, आपके दिन रात इंटरव्यूज चल रहे होते हैं, आपको दिन रात 4 जगह बुलाया जा रहा होता है ना। कपिल शर्मा शो जैसी चीजें चल रही होती है जहां आपको बुलाया जाता है, वहां कहाँ कैरेक्टर आर्टिस्ट को बुलाया जा रहा है, तो लोगों को कहाँ से याद रह जाएगा वो। तो उसको लगता है ठीक है माई जॉब इज डन। जैसे एक फिल्म आई थी बड़ी प्यारी सी, कामयाब, जी। वो कैरेक्टर आर्टिस्ट के ऊपर था ना, वो बोला ना कि हम लोग उस टाइम पे आलू थे, किसी में भी डाल दो आलू कहीं पे भी सेट हो जाता था। सही बात है, तो बट वो चीज है ना। आपकी बात भी सही है। तो मैंने बिकॉज ये क्वेश्चन इसलिए पूछा था, मैंने आपके कहीं एक आर्टिकल में पढ़ा था कि आपने कहा था कि इंडस्ट्री बायस है और हमेशा रहेगी। ये किस कॉन्टेक्स्ट में आपने कहा था ये चीज? वो उनके क्वेश्चन के हिसाब से वो आंसर था। देखिए मेरा ये कहने का मतलब था उस टाइम पे, मैं एग्जैक्टली तो भूल गया कि वो क्या क्वेश्चन था, तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं उनके चलो मैं आपको उनका पूछता हूँ एक क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन, उस क्या जो आपको आंसर लगता था। है इंडस्ट्री एक्टर्स को लेके बायस है, जो आउटसाइड आउटसाइड से आते हैं, या फिर इन जनरल इंडस्ट्री में बायस और फेवरेटिज्म है? आपको क्या लगता है? क्यों नहीं है, बिल्कुल है यार। देखो फेवरेटिज्म होना अलग बात है, ठीक है ना। मैं बोलता हूँ मरहूम इरफान भाई और तिमांशु धुलिया मेड फॉर ईच अदर थे। वो जब एक फेवरेटिज्म ही था ना भाई, फेवरेट डायरेक्टर भी तो हो सकता है हर टाइम पे, जरूरी थोड़ी है कि एक डायरेक्टर का फेवरेट एक्टर ही हो। कितने बार एक्टर का फेवरेट भी डायरेक्टर होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ राजकुमार राव और हंसल मेहता, वो चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप किसी के फेवरेट हो तो आप ऐसे ही फेवरेट नहीं होगे रातों रात, आपने वो काम वो जगह बनाई फेवरेट होने के लिए, है ना। नवाज अगर फेवरेट है अनुराग कश्यप के, तो नवाज ने वो जगह बनाई है, करेक्ट। तो वो चीज है, मगर बायस्ड अब चक्कर ये कि भाई मुझे मालूम है कि क्यों 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 नाम लिया जाता है राम गोपाल वर्मा, अनुराग कश्यप, हिमांशु धूलिया, सुधीर मिश्रा, इन लोगों का नाम क्यों लिया जाता है, जब जब सारे सारे जितने आराम नगर में जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, जो एक्टिंग कर रहे हैं, सब इनको ही भगवान क्यों बोलते हैं, सब यही क्यों पहुंच जाते हैं। इनको पता है नए लोगों को चांस मिलेगा, इनको 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 सिनेमा बनाना है, इनको प्रोजेक्ट नहीं बनाना है ना। तो बैंडिट क्वीन भी बनती है ना, वासेपुर भी बनती है, पान सिंह तोमर भी बनती है, हासिल भी बनती है, फिर 500 सिनेमा है जिसकी मैं आपको नाम गिना सकता हूँ। और जब प्रोजेक्ट बनने लगता है तो फिर तो वही होता है भाई, पोस्टर पे एक एक जगह बैठा हुआ था, वहां पे बोला कि देखो दो तीन चीज ही बिकती है इंडस्ट्री में, कि पोस्टर, म्यूजिक डायरेक्टर और डायरेक्टर। तो मैंने बोला पोस्टर मतलब? बोला पोस्टर पे कौन है वो डिसाइड करता है ना कितने करोड़ की फिल्म है, कि पोस्टर पे कौन है। काफी काफी सही बात और है। अच्छा मुझे बताओ, एज एन एक्टर आपका कॉन्फिडेंस क्या ब्रेक करता है? एक एक्टर का कॉन्फिडेंस क्या ब्रेक होता है, लाइक किस तरह ब्रेक होता है? तो मैं चूंकि सिर्फ एक्टिंग में हूं नहीं, मेरी बाकी चीजें भी चलती रहती हैं, तो मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि बीच में। अच्छा मैं आपको बहुत शुरुआती दौर की बात बता रहा हूँ, जब वासेपुर आई थी तो बड़ा नाम हुआ था, बड़े इंटरव्यूज हुए थे, बड़ा लोगों को अच्छा लगा था, बड़ा अप्रिशिएट हुआ था, पर काम कहीं से नहीं आया। राइटिंग के ऑफर्स आए, राइटिंग चल रही थी, तो कहीं ना कहीं राइटिंग चल रही थी, उससे मेरा घर चल रहा था, तो मुझे उतना फर्क समझ में नहीं आया। मगर कभी ना कभी रात में एक थॉट आता था कि यार इतना अच्छा तो नाम हुआ था यार एक्टिंग में, एक्टिंग का कहीं से ऑफर नहीं आ रहा। उस टाइम पे मैं सोचता था कि अगर मेरे में ये राइटिंग की स्किल नहीं होती तो क्या हो। तो कहा आपने, जैसे आपके बीच में आपने कहीं कहा था कि बहुत कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है, कहीं भी पूरी दुनिया में हर चीज कॉम्पिटिशन में, बट एक मूवी बिजनेस है जहाँ पे आपको ऑन द टॉप या रिलेटेबल रहने के लिए काफी चीजें करनी पड़ती है, काफी शिद्दत करनी पड़ती है, काफी मेहनत करनी पड़ती है, काफी स्लीपलेस
स्लीपलेस नाइट्स होती है, मुझे पता है ये सब चीजें किस तरह होती है, बट मैं जानना चाहता हूँ कि ये सब चीजें एज ए ह्यूमन बीइंग आप पे क्या इफेक्ट करती है, ये इंडस्ट्री में सर्वाइव करना आपसे क्या छीन लेता है एज ए ह्यूमन और इंसान को देखा जाए तो? यार दो चीजें हैं, एक तो कंपटीशन की बात हो जाती है, यार बहुत कंपटीशन है, मुझे बहुत मेहनत करना होगा, मुझे बहुत आगे बढ़ना होगा, ठीक है। तो इमरान जैसे मुझे बहुत सारे लोगों ने फोन किया कि यार देखो वासेपुर आई थी, तुम्हारे साथ के थे नवाज, तुम्हारे साथ के थे पंकज त्रिपाठी, है ना, राजकुमार राव, देखो कहाँ चले गए, तुम उस स्टेशन पे भी नहीं पहुंचे हो। मैंने बोला ये लोग बहुत सड़क पे सो के आए, एनएसडी में घसीट घसीट के, और एफटीआई में ना रो के धो धो के यहाँ पे चप्पलें घिस दी। 17 साल के स्ट्रगल रहे कि मुझे तो 17 साल इंडस्ट्री में नहीं हुआ भाई। तो कंपेयरिंग दीज टू, मी विद देम, इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। मैं तो सीख ही रहा हूं। तो सीखना इज अगेन कि आप जब सीखोगे तब कंपटीशन के लिए, चीजों के लिए तैयार होगे। आप सीखते क्यों हो कि चीजों के लिए तैयार हो, मगर उस कंपटीशन की बात से मैं अगर फिर से ये बात बोलूं कि कंपटीशन से ज्यादा पैशन वर्क करता है। अनुराग कश्यप ने कंपटीशन में फिल्में नहीं बनाई, ये तिग्मांशु धूलिया ने, उन्होंने अपने पैशन के लिए वो फिल्में बनाई। कंपटीशन के लिए फिल्म बना रहे होते तो 2 साल और स्ट्रगल करते और शाहरुख खान और सलमान खान के घर के बाहर खड़े रहते। बात भी आपके सही है। तो इस पूरे इंटरव्यू में आपने काफी टाइम अनुराग कश्यप सर का नाम लिया, तो मैं जानना चाहता हूँ अनुराग कश्यप सर आपकी लाइफ में, आपके करियर में क्या रोल प्ले करते हैं? आपने उनके लिए रोल प्ले किया एज ए राइटर, एज एन एक्टर, बट अनुराग कश्यप आपके लिए क्या रोल प्ले करते हैं आपके करियर में? गाना याद आता है उनके लिए, गा के बताओ। तुम्ही ने मेरी जिंदगी खराब की है। नहीं, मजाक कर रहा हूँ। देखो अनुराग सर मेरे लिए लाइफ में एक मेंटोर का काम किया उन्होंने। मैंने अनुराग सर ने कभी किसी को कुछ सिखाया नहीं है। अनुराग सर जो करते हैं, अगर आप वो देख के सीख लो, वो चीजें समझ लो, उनके प्रिंसिपल समझ लो, उनके एथिक्स समझ लो, कम बोलते हैं ज्यादा समझो वाला उनका चक्कर है। तो हमेशा गाइड करना उस तरह की फिल्मों के लिए, चीजों के लिए, तो मजा आता है यार। उनसे उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। उनसे लाइफ में सीखने को, नॉट ओनली एज अ फिल्म मेकर, एज अ ह्यूमन बीइंग, तो बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो मेरे लिए तो यार इंडस्ट्री में मेंटोर वही रहे। तो आज भी अगर आप उनके तो पास में कुछ चीज लेके जाओ तो आपको किस तरह अप्रोच करते हैं? आज भी आपकी बातें उसी तरह जिस गैंग्स ऑफ वासेपुर के टाइम का आपका रिलेशन है, या चेंज हुआ है, क्या डेवलप हुआ है या फिर स्ट्रांग हुआ है, किस तरह का है? यार गैंग्स ऑफ वासेपुर के टाइम पे और वासेपुर के बाद भी मैं उनके लिए एक बैडलैंड बॉय था जो आगे एक कहानी लेके, है ना। तो ऐसा था कि अभी अभी तुझे चल जा यहाँ से चलो। मगर मेरेठिया गैंगस्टर जब बनी और जब उन्होंने देखा तो उनका थोड़ा सा विजन मेरे प्रति चेंज हुआ कि नहीं, ये थोड़ा सीरियस टाइप का लड़का है और ये इसको चीजें पॉलिश होनी बाकी है, चीजें पता है इसको। तो वो एक डिफरेंस था। तो अब उस चीजों पे बात होती है। अब अगर बात होती है तो उनको पता है कि परेशान करने के लिए फोन नहीं कर रहा है, नहीं, कोई प्रोफेशनल। मुझे पता है कि जिशान का फोन आ रहा था, किसी काम से आ रहा हो। ओके, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, जहाँ पे हम इस क्वेश्चन में क्या करते हैं कि हम जो कैरेक्टर होता है एक एक्टर का, जो बहुत ही यादगार होता है, ओके, लोग उससे काफी रिलेट करते हैं, आज तक उसे याद करते हैं, उसे कल्ट कैरेक्टर बोला जाता है। और आपको पता है मैं किस कैरेक्टर में बात कर रहा हूँ, गैंग्स ऑफ वासेपुर के डेफिनेट के बारे में। तो मुझे बताइए इस कैरेक्टर के बारे में ऐसा क्या था जो लोग इतना रेजोनेट कर पाए, इतना कनेक्टेड हो गए, और आज भी इस कैरेक्टर को इस तरह देखा जाता है, जहाँ पे नवाज है एक स्क्रीन में और जहाँ पे आप हो, तो दोनों एक स्क्रीन में, बट आपको भी सहारा जाता है जहाँ नवाज को भी देखा जाता है। तो आप कुछ बताइए कि ये डेफिनेट आपकी लाइफ में क्या प्ले करता था? यार देखो, पसंद क्यों आया लोगों को, तो ये तो लोग बता सकते हैं कि उनको इतना डेफिनेट पसंद क्यों आया, किस चीज की वजह से आया। मेरी लाइफ में तो बहुत बड़ा चेंज करा इस पूरी फिल्म ने। इस पूरी फिल्म में जिस तरह के एक्टर्स के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, हालांकि मनोज सर के साथ मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया, मगर जितना देर उनके साथ बैठा, जो चीजें उनसे सीखने को मिली, पीयूष मिश्रा से, पीयूष सर जो है आप जानते होंगे, उनसे जितनी चीजें सीखने को मिली, नवाज भाई से जितनी चीज सीखने को मिली, तो ये सब आपके लाइफ में फिर कैरी फॉरवर्ड होती हैं वो सारी चीजें। और डेफिनेट का जो रोल था वो कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ बैठ के ही मैंने कहीं ना कहीं निकाला था कि यार ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, इनसे ही चीजों से सीख करके। और एक टाइम था कि मैं और नवाज भाई साथ में ही, मेरे ही घर पे हम दोनों बैठे रहते थे 24/7। और बिफोर रिलीज ऑफ वासेपुर ना, तो बहुत सारी चीजों का डिस्कशन हुआ है, बहुत सारी चीजों का की बातें हुई हैं। तो उसमें से फिर कहीं ना कहीं मुझे डेफिनेट के कैरेक्टर को भी निकालने में और पॉलिश करने में बहुत हेल्प हुआ है।
तो मेरा लास्ट क्वेश्चन ये था कि आपने नवाज सर के बारे में बात की, जहाँ पे आप एक रूम में बैठ के कैरेक्टर डिस्कस करते हैं, तो मुझे बताइए आपको उनसे क्या सीखने मिला है और आप उनको आज किस तरह देखते हो और आपका रिलेशन उनके साथ में आज कैसा है जैसे पहले था, बिकॉज ही इज वन ऑफ द बेस्ट एक्टर इन द इंडस्ट्री राइट नाउ, राइट? तो मुझे जानना है कि आप उन्हें किस तरह देखते हैं इस बार। यार नवाज भाई के साथ बहुत कुछ सीखने को मिला है, क्योंकि देखो क्या होता था कि जब वो एनएसडी से थिएटर्स से उनका एक अलग जर्नी रही है। एनएसडी थिएटर से ज्यादा जब वो इंडस्ट्री में काम खोज रहे थे, काम चीजें मिल रही थी, तो उन्होंने कैसे सरवाइव किया। जो आप बात करते हो ना कि अगर काम नहीं मिल रहा था तो एज एक्टर आप कैसे ब्रेक कर जाते हो, तो वो कैसे ब्रेक नहीं हुए, ये सारी चीजें सीखने को कहीं ना कहीं आपको बहुत मिलती है ना, उनकी कहानियों से, उनकी चीजों से, उनकी जर्नी से। तो एक वो चीज थी नवाज भाई की जो हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे। दूसरी चीज ये कि नवाज भाई मेरे लिए तब भी नवाज भाई थे और नवाज भाई आज भी मेरे लिए नवाज भाई हैं। बस फर्क इतना हो गया कि आज उनके पास वाकई समय नहीं है। जब भी समय होता है हम लोग बिल्कुल साथ बैठते हैं और वही पुरानी बातें, वही हंसी मजाक सब कुछ होता है। बट राजकुमार राव के पास इन दैट सिनेरियो, या विक्की कौशल के पास आज बहुत ज्यादा बिजी है ये सबको अपनी अपनी लाइफ में। तो वो अलग चीज है, पर जब हम मिलते हैं तो हम वैसे ही मिलते हैं जैसे हम मासीपुर में मिलते थे। ओके, मेरा लास्ट क्वेश्चन ये था आपसे कि अब हम आपको नेक्स्ट कहाँ पे देखने वाले? यार नेक्स्ट मैं एक अली अब्बास भाई की फिल्म कर रहा हूँ शाहिद कपूर के साथ। तो वो देखते हैं कब रिलीज होगी। ब्लडी डैडी उसमें एक रोल है, छोटा सा रोल है, पर मजा आएगा देखने में आप लोगों को। और एक फिल्म है जो ईसर के साथ, इनिवास के साथ वापस से कर रहा हूँ एक फिल्म में एज अ विलन। और बहुत सारी चीजें हैं लाइंड अप जिसको भी मैंने यस नहीं बोली है। इश्क चकल्लस है, ये 3 चीजें भी है जो ऑनगोइंग है। उसके अलावा बहुत सारी चीजें जिसको मैंने अभी यस नहीं बोला है, क्योंकि अभी थॉट प्रोसेस वही चलता रहता है यार कि ये जरा सही है नहीं है, क्या है। तो अभी पढ़ना, बहुत सारी स्क्रिप्ट्स पढ़नी बाकी है, बहुत सारी चीजें करनी बाकी है, तो वो चल रहा है। चलो अच्छी बात है, जब आप यस कहोगे तो हम वापस से आपसे उसके बारे में बात करेंगे। बिल्कुल। बट अभी आपसे बात करके काफी मजा आया, काफी चीजें आपके बारे में जानने मिली मुझे, काफी इन डेप्थ, काफी थोड़े हार्ड क्वेश्चंस मैंने आपको पूछे, आपने आंसर भी बहुत अच्छी तरह किए। थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो ऑनेस्ट। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू इमरान। थैंक यू, थैंक यू इमरान। थैंक यू, बाय।